वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं करने वाला हूँ डन डन के पूरे कर्स्ड हाउस आर कंप्लीट। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंगा स्टार्ट होता है, हम देखते हैं करुण और जीजी को, जो कि काफ़ी शौक रखे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब इस खोल का क्या करे जो कि इस दीवार में है। और वो करुण बोलते हैं कि हमें भी मोमो का आने का इंतजार करना पड़ेगा, वही हमें कुछ बता सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और तभी देखते हैं कि उनके घर की बेल बजती है और जीजी भाग के जाता है। उसको लगता है कि मोमो गेट पे खड़ी है। फिर वो जैसे ही अपना घर का गेट खोलता है तभी हम 5 औरतों को देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फोर्ट स्प्रिंग जहाँ की मोमो आई हुई है। वहाँ से निकलने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसके सामने वाला गेट खुलता है, जिसमें से कि 5 बड़े जीप से आदमी निकल के आ रहे होते हैं भी नहाने के लिए। और वो भी आके स्पोर्ट्स स्प्रिंग में नहाना स्टार्ट कर देते हैं और मोमो से बोलते हैं कि तुम अकेले से मिक्स स्पोर्ट्स स्प्रिंग में क्या कर रही हो। फिर जब वो मोमो साइन देखती है तो उसको रियलाइज होता है कि मिक्स यूज वाला स्पोर्ट्स स्प्रिंग है, इसमें कि मतलब लड़का और लड़की एक साथ नहा सकते हैं। और वो भी नहाना स्टार्ट कर देते हैं। और इस टाइम तक मोमो को स्पोर्ट्स स्प्रिंग से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि वो काफी देर से इस स्पोर्ट्स स्प्रिंग में बैठी हुई है, जिससे इसका दिमाग भी खराब हो चुका है। और तभी उनमें से एक आदमी पूछता है मोमो से, क्या तुम जानती हो मगरमच्छ कौन होता है? जिससे मोमो बोलती है वही जो चिपकली जैसे दिखता है। इस आदमी हंसता बताता है कि नहीं वो नहीं। फिर आदमी अपनी बात कंटिन्यू करता और बताता है कि वो मगरमच्छ। और तभी मोमो के पीछे कोई अजीब सी चीज देखते जो कि उसके पीछे खड़ी हुई है। और वो फिर 5वां आदमी मोमो की तरफ बढ़ रहे होते और बोलते हैं कि वो मगरमच्छ हम ही है। और फिर अब मोमो को उन सब लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि वो मोमो की तरफ ही आ रहे हैं। जब वो मोमो की तरफ आ रहे होते हैं कि मोमो को एक चीज़ याद आती है कि जैसे भेड़ियों के झुंड में अगर उनके लीडर को हरा दिया जाए तो उनका पूरा झुंड हार मान लेता है। वैसे ही मोमो सोचती है अगर मैं आगे जो सब आ रहा है इसको हरा दूंगी तो बाकी सब भी पीछे हट जाएंगे। मोमो अपनी पावर यूज़ करने वाली होती है तभी सामने से एक आदमी आ जाता है और उसके हाथ दोनों पकड़ देता है। और तभी एक वो एलियन जो मोमो के पहले एकदम पीछे खड़ा हुआ था वो उस आदमी पर अटैक कर देता है। और उस एलियन के बाहर निकलने की वजह से बड़ा सा धमाका होता है और जो ये हॉट स्प्रिंग है वो नीचे गिरने लगता है। तो वो सारे लोग उसके नीचे आ जाते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मोमो वहाँ से भागने लग जाती है। और वो लोग उसे देख लेते हैं। फिर वो भी मोमो की तरफ बढ़ने लगते हैं और आदमी जाके मोमो का पैर पकड़ लेता है। और फिर जब वो मोमो के पास जा ही रहा होता है कि तभी एक चीज़ ऐसी दिखती है उसको जिससे कि वो मोमो से दूर भागने लगता है। तो तभी हम देखते हैं मोमो के सामने वाली जो दीवार होती है कुछ लोगों से इन्होंने एंट्री ली होती है, वो गेट मोमो की तरफ ही गिर रहा है। तो वो ऐसे गिरता है कि बस मोमो ही वहाँ से बच पाती है, बाकी सब वो पूरा हॉट स्प्रिंग नीचे टूट के बिखर जाता है। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे टर्बो ग्रैनी भी आई हुई है जो कि मोमो को देख रही होती है। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि तुम यहाँ पे आए कैसे, जिससे कि टर्बो ग्रैनी बताती है कि जब तुम्हारे ग्रैंड मदर उस जगह के बारे में बता रही होती है तो मुझे पता चल जाता है कि ये यहाँ पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग है और इसलिए मैं चुपके से तुम्हारे बैग में आ गई थी। इतना सब बोलने के बाद वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कि इन 5 लोगों को बोल रहे होते हैं कि तुम वही कीटो फैमिली से हो ना। और हमें पता चलता है कि ऐसा पहली बार नहीं बना, उन्होंने काफी बार लोगों के बीच में काफी बड़ी बड़ी परेशानी खड़ी कर रखी होती है। और वो उन सभी के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और गाइस वो करुण और जीजी के घर में जहाँ ये कीटो फैमिली आई हुई है और जो बीच में औरत बैठी हुई है ये पूरी फैमिली की हेड है। और अभी ये जीजी के घर में अपनी पार्टी कर रहे हैं। फिर वो मेन हेड जीजी को ऑफर करती है कि वो हमारे साथ आके बैठे और हमसे बातें करे और बताती मैं तुम पे काफ़ी ज़्यादा कृपा कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे कोई भी घर का किराया नहीं ले रही, जिसका जीजी भी शुक्रिया करता है। और वो हेड बताते कि काफ़ी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ ना हो, और अगर हम नहीं होते तुम अब तक सड़क पे आ चुके होते। फिर वो करुण जी से पूछता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, जिससे जीजी बताता है कि ये जो घर है ये किराए का है और ये जो लोग हैं लैंड ओनर है और ये घर भी नहीं का ही है। और जब से मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में गए जब से इन्होंने मुझसे कोई भी किराया नहीं लिया इस घर का। फिर वो लैंड ओनर जी से पूछते कि तुम हम बिना हमारी परमिशन के कहाँ चले गए थे, जिससे जीजी बताता है कि मैं अपने दोस्त को ओकरन को लेने गया था क्योंकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते थे। फिर वो कीटो फैमिली की हेड बोलती है कि मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, पर तुम यहाँ आसपास कोई मीडियम को तो नहीं लाने की सोच रहे, जिससे वहाँ बैठी सारी औरतें सोचने लग जाती है। बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा नाम को खराब करना चाहते हो, तुम्हारा कहना है कि यहाँ पे कोई घोस्ट है। पर जीजी बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता है कि स्पीड मीडियम है और ये सब लोग ऐसी हमको लूटने की फिराक में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो लैंड ओनर उनको अपनी राइफल दिखाती है, बताती है मेरे पास शिकार करने का लाइसेंस है, एक दिन मेरे शिकार करते टाइम एक इंसान फिर सामने आया था। फिर वो लैंड ओनर अपनी बात कंटिन्यू करते बताते है कि पहले आपके पास राइफल का लाइसेंस क्यों ना हो, पर आप अगर किसी इंसान के ऊपर ऐसा राइफल करोगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। तब हम देखते हैं गेट खुलता है और वहाँ से एक ऑफिसर आता है और हम देखते हैं वही 5 लोग जो कि पिछले चैप्टर में मोमो पे हमला करा था इन 5 लोगों ने, और ये बस पुलिस वाले के साथ आ रहे हैं और बताते हैं कि उनको चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने हमें पकड़ लिया था, बस ऑफिसर ने तो ने हमें वहाँ से बचा लिया, अगर ये नहीं होता तो आज हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता था। फिर उनमें से एक आदमी जीजी से पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, जिससे जीजी बताता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। वो आदमी बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो और बताता है कि मुझे झूठ सख्त नफरत है। फिर वो आदमी होकर उनको देखता है और पूछता है
अच्छा तुम इसके दोस्त हो, तो चलो बताओ जीजी का फेवरेट सोकर प्लेयर कौन है। जिसे 2 मिनट तो होकर चुप रहता है, पर वो जीजी के फेवरेट सोकर प्लेयर का नाम बता देता है, जेन जर्मन। जिससे कि जीजी भी शौक हो जाता है कि इसे कैसे पता चला मेरे फेवरेट फुटबॉलर का नेम। जिसे वो बताता है उस दीवार पे देखो, जिस दीवार पर हमने छेद करा था तुमने उसी प्लेयर की फोटो लगा रखी है। और जीजी बोलता है कि तुम तो जीनियस हो। फिर वो मेन हेड जीजी से पूछती है कि यहाँ एक लड़की भी थी, वो कहाँ गई, क्या वो वापस नहीं आएगी। जिससे जीजी भी कहता है कि कौन सी लड़की, आप किसकी बात कर रहे हो। फिर वो औरत बोलती है कि तुम मुझसे झूठ के बोल रहे हो। और अब सीन शिफ्ट होता है मोमो की तरफ, जो कि अब शाइन तक पहुंच चुकी है। शाइन के अंदर आते उसे एक आदमी दिखता है जो कि अपना हैंड स्टैंड कर रहा होता है। फिर जो वहाँ पे हैंड स्टैंड कर रहा होता है वो पूछता है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। जिससे मोमो बताते कि वही शाइन है जहाँ पे वो सांप की पूजा करते हैं। जिसमें वो बंदा बताता है कि तुमने मुझे गलत टाइम पे देख लिया है, वैसे मुझे एक बूट ट्यूबर बनना है। फिर वो उसे अंदर बुला लेता है और वो दरवाजा खोलने वाला होता है कि मोमो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे इतनी आसानी से दिखा रहे हो इतनी कीमती चीज। जिससे बताता है कि मुझे इस चीज के कोई पैसे नहीं मिल रहे, पर कुछ भी हो मुझे तो बूट ट्यूबर बनना है। असल में ये मतलब यूट्यूबर का यूट्यूब जैसे ही है। और मोमो उस टाइम पे काफी क्वेश्चन वाली, क्योंकि वो सांप को देखने वाली है। पर जब वो गेट खुलता है तो वो देख बस उस सांप की स्किन है। और वो बंदा बताती है कि शायद काफी लंबे समय से यहाँ पर है, जब आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रैगन रेनबो बनाएगा और पहाड़ का पर गांव वालों को निकल जाएगा। फिर वो बंदा बताता है कि इस एरिया में रहने वाले लोग एक बड़े से सांप की पूजा करते हैं। माना जाता है कि जब वो बड़ा सांप भूखा होता है तब वोल्केनो फट जाता है, इसलिए लोग ऐसा ना हो इसलिए हर साल एक बच्चे को सांप को देने के लिए ले जाया जाता है। और इस कारण 200 सालों से यहाँ पर कोई सा भी वोल्केनो अभी तक फटा नहीं है। और हमें इसी कारण यहाँ पे काफी सारे हॉट स्प्रिंग भी देखने को मिल जाते हैं। और जो ये साइन है यहाँ बस सांप की बस बची हुई वो स्किन है, और लोग अभी इसी की पूजा करते हैं जिससे कि वोल्केनो ना फटे। फिर मोमो से पूछते कि यहाँ पे तो शाइन में तो बड़ा सांप कहने वाली बातें कही जाती थी। जिससे बंदा बताता कि ये मेरे पापा ने कही थी, अगर कि हम यहाँ पे बताएंगे कि शाइन में बड़े से सांप की पूजा करते हैं तो काफी सारे लोग इसको देखने आएंगे। और बताता है कि जब लोग डर जाते हैं तो वो अंधविश्वास की तरफ अपना ध्यान कर लेते हैं और लोगों को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो नेचुरल थिंग्स को रोक सके। और इसी चीज को रोकने के लिए मैं इस जगह पे हूँ। फिर इतना सब कुछ होने के बाद मोमो वहाँ से वापस आ जाती है। इस टाइम तक जीजी घर तक पहुंच जाती है और रास्ते पूछती है कि क्या तुम्हें कोई भूत या गोबलिन दिखा। पर वो जब देखती है तो सब चीजें सो जाती है, क्योंकि जमीन पर ओकर्न और जीजी पड़े हुए काफी गहरे जख्मों के साथ। लास्ट में देखते हैं कि वो लीडर बोलते है कि अब हमारी सारी बलि तैयार। चैप्टर के स्टार्टिंग में ओकर्न और जीजी जमीन पे पड़े हुए हैं, क्योंकि कीटो फैमिली के इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मार रखा था। वो दोनों सीधा मोमो की तरफ अटैक करते हैं। मोमो में से एक खतरनाक से किक मारती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। तो दूसरे वाले को अपनी पावर का यूज करके उसकी तरफ अपना घुटना दे मारते हैं, जिससे मोमो को भी दर्द होता है। फिर वहीं 2 लोग भागते हुए आते हैं, एक के हाथ में हैमर और एक के हाथ में बड़ा सा पंखा होता है। मोमो ने देख लेती है, उन दोनों की तरफ एक टेबल फेंक के मारती है, तो दूसरे आदमी के घोटे फोड़ देती है। सही करा। फिर उनमें से लास्ट आदमी मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और उसे इतनी तेज हेडबट मारता है कि मोमो को भी इधर से चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। उस आदमी ने मोमो को इतनी टाइट से पकड़ रखा होता है कि मोमो के बैग में रखी हुई टर्बोग्रानी बाहर निकल जाती है, और जिसे देख के वो आदमी पीछे गिर जाता है और उसका सर भी टेबल में लग जाता है। और टर्बोग्रानी तो गुस्से में होती है कि बोल रही होती है कि किस पागल ने मुझे दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था। जिससे मोमो भी टर्बोग्रानी को शुक्रिया करती है, बोलती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी इनसे लड़ाई करने में। जिससे टर्बोग्रानी साफ मना कर देती है, वैसे भी ये लोग है कौन। जिससे मोमो बताती है कि मैं भी इनको नहीं जानती। फिर उनमें से एक आदमी मोमो को शांत होने के लिए बोलता है, पर मोमो साफ मना कर देती है और बोल देती है कि तुम मुझसे दूर रहो और जल्दी इस घर से बाहर निकलो अभी के अभी। पर वो दोनों लोग हंस रहे होते हैं और एकदम से तभी देखते हैं मोमो की तरफ एक अटैक आता है, जो कि अब कीटो फैमिली की हेड ने किया होता है। ये पागल बुढ़िया भी ना। और मोमो उसकी तरफ वही टेबल वाला अटैक करती है, पर वो लेडी आराम से बच जाती है। फिर वो लेडी अपनी कुंग पावर यूज करके पता नहीं कौन सी कराटे से मारती है और मोमो को दीवार में दे मारती है। कीटो फैमिली के बच्चों से बोलते हैं कि आप काफी पावरफुल है माँ, आप कीटो फैमिली की सब में पावरफुल औरत भी है। तभी कीटो फैमिली हेड बोलती है आखिर लड़की है कौन, ये किस तरह की अजीब पावर यूज कर रही है। इसे मोमो भी बोल रही होती है कि टर्बोग्रानी से कि आखिर ये बुढ़िया है कौन। इसे टर्बोग्रानी बताते हैं कि बस एक पुरानी बुढ़िया है। फिर मोमो पूछती है कि अगर इतनी बूढ़ी औरत है तो इतनी पावर के फुल कैसे है। फिर टर्बोग्रानी बोलते हैं कि तुम्हारे घर में भी तो एक बूढ़ी औरत है। जिससे मोमो भी कहती है सच का। फिर हम देखते हैं कीटो फैमिली में, जिसमें उसका बेटा बोल रहा कि माँ देखो वो बिल्ली बोल सकती है। कीटो फैमिली की गाड़ी बोलती है तुम कोई स्पिरिट मीडियम तो नहीं लगती। और हम देखते हैं मोमो को, जो कि बस उस दीवारों को देख रही होती है, उस कमरे को जिसमें कि वो आंखें बिक रही है। ये वही दीवार है जिसमें कि 34th चैप्टर में ओकारुनो जीजी ने छेद करा था। फिर हम देखते हैं कीटो फैमिली की हेड को, जो कि बोल रही होती है कि तुम हमारी फेस्टिवल में दखल नहीं दोगी। और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि गाँव को खतरे में डालना। कीटो फैमिली काफी जनरेशन से इस गाँव की रक्षा कर रहे हैं और तुम इसमें अपनी मर्जी नहीं चला सकती। जिसका कि जवाब मोमो बोलते कि पहले तुम किसी के घर में ऐसे ही घुस जाती हो, गड़बड़ करने के बाद ये सब बोल रहे हो, तुम यहाँ से जल्दी निकलो। और वो कीटो
फैमिली कैट बोलती है वाह वाह, तुमने कभी सोचा है कि इतने सारे हॉट स्प्रिंग यहाँ किसने बनाए जिसमें कि तुम नहा सकते हो। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कीटो फैमिली 200 सालों से यहाँ पे उस बड़े सांप को भेंट चढ़ाती हुई आ रही है। कीटो फैमिली की भेंट चढ़ाने की वजह से यहाँ पे काफी सालों से कोई वोल्केनो नहीं फटा है और तुम हॉट स्प्रिंग का मजा ले पा रही हो। अगर हम जमीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये गाँव वालों को निकल जाएगी। जिसे मोमो बोलती है एक सेकंड रुको, तुमने अभी कहा हॉट स्प्रिंग बनाया? जिसे कीटो फैमिली की गार्ड बोलती है मुझे यकीन है मैंने अभी यही कहा, और बताती है कि यहाँ पहले इंसानों की बलि दी जाती थी और समय के साथ साथ ये जगह बदल भी गई। ये जगह वही है जहाँ पे इंसानों की बलि दी जाती है और हम कीटो फैमिली इस घर में काफी सारे लोगों की बलि दे भी चुके हैं। तो मोमो सो को आते हुए सोचते हैं कि क्या फिर जीजी की फैमिली को भी इन्होंने कुछ किया है। तभी हम देखते हैं कि वो कीटो फैमिली गार्ड बोलते हैं कि हम कितनी किस्मत वाले कि हमारे पास अब 3 बेट है, वैसे भी हमारे पास काफी कम सामान ही था। तो मोमो को देखते जो कि किसी दलदल की तरह नीचे फंसते जा रही है उस जमीन के नीचे। और इसी के साथ चैप्टर स्टार्ट होता है मोमो से, जो कि अभी भी उसी मिस्टीरियस रूम में है, क्योंकि उस मिस्टीरियस रूम का फ्लोर बिल्कुल किसी रेत के दलदल की तरह जिसमें कि मोमो दसती जा रही है। इसलिए मोमो उस रूम से बाहर निकलने के लिए अपनी पावर यूज करती है, पर कीटो फैमिली उसे वापस अंदर धक्का मार देती है और बोलती है कि कुछ देर बाद तुम सीधा सरपेंट लॉर्ड के पेट में चली जाओगी। मोमो को भी समझ आ चुका कि वो ऐसे बाहर निकलने वाली, इसलिए वो टर्बोग्रैंड से कुछ हेल्प मांगती है, पर टर्बोग्रैंड भी लाइक उसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर तभी हम देखते हैं ओकरन और जीजी को, जो कि कीटो फैमिली को पीछे से धक्का मार देते हैं और ये दोनों भी अंदर उस मिस्टीरियस रूम में चले जाते हैं और दलदल में धंसना स्टार्ट कर देते हैं। ओकरन मोमो से बोलता है कि तुम्हें बाहर निकलना होगा और अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी। ऐसा वो कह रहा होता है कि तभी देखते हैं कि जमीन पूरी नीचे धस चुकी है और वो सारे नीचे गिर जाते हैं। सारे लोग तो नीचे गिर जाते हैं पर ओकरन मोमो के ऊपर गिर जाता है। मोमो देखते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता काफी दूर है उनसे, इसलिए वो बाहर निकल पाते हैं और देखते हैं कि काफी अजीब सी जगह जहाँ पे काफी सारे घर भी है। और मोमो ओकरन से पूछते हैं आखिर जगह है कौन सी, पर ओकरन बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जमीन के अंदर इतनी सारी जगह और इतने सारे घर हो सकते हैं। वो सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें जीजी की आवाज आती है, जो कि पाइप को पकड़े लटका हुआ होता है। मोमो अपनी पावर यूज करके उस जीजी को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो नीचे गिर जाता है। पर टेंशन की बात नहीं, जीजी किसी चीज के ऊपर गिरता है जो कि काफी ज्यादा बड़ी है। और अब हम फाइनली देख पाते हैं ग्रेट सरपेंट लॉर्ड को, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा है। कीटो फैमिली से देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और एक अजीब सा पोज मारती होती है। और कीटो फैमिली क्या बोलते हैं कि सरपेंट लॉर्ड से कि ये 3 लोग आपकी बलि के लिए हम लाए हैं और इनको हमारे परिवार का सदस्य ना समझे और इन्हें भेंट स्वीकार करें। और हम इन तीनों को देखते हैं जो कि शौक को रखे, क्योंकि इनको लग रहा होता है कि असल में ग्रेट सरपेंट बस एक कहानी है, पर रियलिटी में ये असल में एग्जिस्ट करता है। और तब हम देखते हैं मोमो के पीछे बहनी होती है, जो कि बोलती है कि असल में ये तो एक कुरागारी है। मोमो पूछती है कुरागारी ये क्या होता है, जिससे ओकरन बताता है असल में एक मंगोलियन डेथ होम है, जो कि सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है। वो असल में 1 से 2 मीटर लंबाई होता है, पर इतना बड़ा डेथ होम पहले कभी नहीं देखा। और हम फाइनली समझ पाते हैं कि असल में कीटो फैमिली जिसे बलिदान दे रही होती है लोगों का असल में एक बड़ा सा अर्थ होम है, जो कि कीटो फैमिली से 200 सालों से वो कर रही है, लोगों की भेंट चढ़ाई जा रही है। पर कीटो फैमिली को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी बोल रही है उसको कि इन तीनों को खा ले और अजीब सा अपना डांस स्टार्ट करने लग जाती है। पर तभी हम देखते हैं इनके ऊपर अटैक होता है, जो कि सरपेंट लॉर्ड ने किया होता है। अच्छा हुआ इन सब पर अटैक कर दिया कीटो फैमिली के ऊपर। और हम फाइनली पूरी जगह को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ी है और ये जो सरपेंट लॉर्ड भी है काफी ज्यादा बहुत बड़ा भी है। पर तब हम देखते हैं तीनों को, जो कि फैसला करते हैं कि ये घर के अंदर चले जाएंगे क्योंकि बाहर काफी ज्यादा खतरा है। जब जीजी अंदर पहुंच जाता है तो देखता है कि जो मोमो और ओकरन है ये दोनों अपने कान पकड़ के लेटे पड़े हैं और इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर स्टार्ट होता है मोमो ओकरन और जीजी से, जो कि अभी एक रूम में है, जहाँ एकदम से ओकरन काफी अग्रेसिव हो जाता है और तोड़ फोड़ मचाना स्टार्ट कर देता है। तभी इसी बीच उनके पर सरपेंट लॉर्ड हमला कर देता है। तभी सही टाइम पे जीजी उन्हें पकड़ के साइड में फेंक देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। फिर जीजी को वहाँ पे पास से पड़ा हुआ एक कप दिखता है, जिससे वो फेंकता है तो एकदम से वहाँ पे सरपेंट लॉर्ड अटैक करता है, जिससे जीजी को पता चलता है कि असल में ये हमारी आवाज नहीं समझ पाता, पर चीजों के टकराने से समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ है और तभी उन पर हमला करता है। पर जीजी सोच ही रहा होता है कि वो देखता है ओकरन को, जो कि खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है और जिससे कि एंड मौके पर जीजी बचा लेता है। और ओकरन बोलता है कि मुझे मरने दो। जीजी को अपना पास्ट याद आता है, जिसमें कि उसकी फैमिली भी ऐसे ही लटका के मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और एंड टाइम पे जीजी उन्हें बचा लेता है और उसके पेरेंट्स भी खुद को मरने के लिए बोल रहे होते हैं। जीजी ओकरन को मरने से रोक ही रहा होता है, पर तभी देखता है कि मोमो भी ऐसे ही कर रही होती है। वो एक कांच का गिलास उठा के अपने पेट में मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पे टर्बो रानी आ जाती है, जिससे कि मोमो कुछ नहीं हो पाता। फिर टर्बो रानी बोलती है कि तुम्हें जल्दी से उस रस्सी से ओकरन को बांध देना चाहिए और साथ साथ इस लड़की को भी बांध देना चाहिए। फिर जीजी जल्दी
जल्दी से मोमो और ओकर उनको वहीं पर बांध देता है। फिर जीजी सोच रहा होता है कि आखिर ये खुद को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है, पर तभी टर्बो ने बताती है कि असल में ये रेड सर्पेंट लॉर्ड है, असल में साइकिल वेव छोड़ रहा है जिससे कि लोग खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जीजी पूछता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अब तक ठीक कैसे हूँ, पर तभी उसे टर्बो ने कुछ बता ही रही होती है कि तभी देखते हैं कि मोमो जो कि अपनी पावर यूज करके जीजी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि उसकी एक आंख पर काफी गहरा जख्म पड़ जाता है। इस टाइम तक रेड सर्पेंट लॉर्ड भी उनके सामने आ चुका है और उन पर अटैक करने वाला होता है, और वहीं मोमो फिर से अपनी पावर यूज करके अब खुद को मारने की कोशिश कर रही होती है, और इस बार उसने टर्बो ग्रैनी को पकड़ रखा होता है और वो खुद को मारने वाली होती है कि तभी जीजी उसके सामने रहता है, अपने हाथ आगे कर देता है, उसके हाथ में काफी गहरा जख्म आ जाता है। फिर जीजी ओकारुन मोमो और टर्बो ग्रैनी को पकड़ काफी तेजी से भागने लग जाता है क्योंकि उनके पीछे ग्रेट सर्पेंट लॉर्ड अपने अटैक कर रहा होता है। ऐसा करते करते वो जीजी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और तभी देखता है कि जो ओकारुन मोमो है वो कूद के अपनी जान देने वाले होता है, पर तभी जीजी उन्हें पकड़ लेता है, और इस टाइम तक जीजी अपनी काफी पोटेंशियल दिखा रहा होता है इनको बचाने के लिए, पर तभी देखता है कि आखिरकार ग्रेट सर्पेंट लॉर्ड उसके सामने आ जाता है और उसकी तरफ अटैक करने वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं इसको पर इस जीजी को जिसके सामने की अभी भी वही योकाई है, पर जीजी से कुछ कहता है कि वो देखता है कि मोमो और ओकारुन एकदम होश में आ चुके हैं, जिसे मोमो भी कह रही होती है जीजी की उसे छोड़ दो क्योंकि अब वो अपने होश में आ चुकी है, और ओकारुन भी जीजी से माफी मांग रहा होता है जो उसने किया होता है। ओकारुन और मोमो दोनों जीजी से पूछ रहे होते हैं कि ये है कौन और क्या इसकी वजह से हम होश में आ चुके हैं। तभी योकाई उनकी तरफ देखने वाला होता है कि तभी टर्बो बोलती है उसकी आंखों में मत देखना, और बताती है कि असल में ईवल आया है, और बताती है कि इसकी बुरी नजर लोगों को पागल कर देती है और जिससे कि लोग खुद को मारने की कोशिश करते हैं। फिर मुंह बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो सर्पेंट लॉर्ड है इसकी पावर भी ऐसी है, इसकी पावर्स की भी वजह से तो लोग खुद को मारने की कोशिश करते हैं। फिर टर्बो बोलने जाती है हाँ तुमने सही कहा, असल में जो ईवल आया इसका श्राप और जो सर्पेंट लॉर्ड है इसकी साइकिल वेव एक दूसरे की पावर्स को कैंसिल कर दी है और इसी वजह से तुम दोनों होश में आ पाए हो। मुंह बोलते मुझे कुछ क्या ऐसा खास समझ में तो नहीं आ रहा, पर ये कीड़ा भेज नहीं रहा, ये हमारा मौका है, चांस है कि हम इसको हरा सकते हैं। फिर मोमो बोलती है ओकारुन से कि तुम जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ, और ओकारुन ऐसे ही करता है, वो ट्रांसफॉर्म होकर एकदम सीधा उसके फेस पर अटैक कर देता है और उसे बीच में से काट देता है। मोमो को लगता है कि वो लोग जीत दे, पर ऐसा नहीं है कि एकदम से कीड़ा अपना फिर से सर उगाड़ लेता है और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि तीनों भागने लग जाते हैं। और भागते भागते जी उस योकाई से बोलता है कि अच्छा वो तुम्हारी गलती नहीं थी जो मेरे पैर के साथ हुआ। फिर एकदम से वो योकाई जीजी के सामने आता है और उसे कुछ दिखा रहा होता है, कुछ पास की चीज है जिसमें कि 3 बच्चे खेल रहे होते हैं मैदान में। वहीं दूर से एक बच्चा उन्हें देख रहा होता है जो कि किसी बंद से कमरे में है और उनकी तरह खेलने की कोशिश कर रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वोल्केनो जो कि फट चुका है और वहाँ काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है और वहीं पर बच्चे को बांध रखा होता है, शायद ये इसका सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। और पीछे हम खड़े की हमले को दिखता है इन्होंने इस बच्चे को बांध रखा है और ये बच्चा चलते चलते बस ये सोच रहा था मन में कि बस मैं एक बार उन बच्चों के साथ खेलना चाहता था, बस एक बार। और हम देखते उस बच्चे का जो कि काफी ज्यादा बुरा हो चुका है और हम देख पाते बच्चे को जो कि अभी एक्सपर्ट बन चुका है और अभी फैमिली के सामने जिसमें कि फैमिली के बच्चे से देख पा रहा होता है। ये बात वो अपने फादर को बताता पर वो उसके फादर उसके यकीन नहीं करते और वो बच्चा नाचना स्टार्ट करता है जिससे कि कुछ आवाज होती है और नीचे से हम कुछ देख पाते हैं जो कि इस बच्चे की तरफ आ रहा है। मेरे हिसाब से नीचे वही सर्पेंट लॉर्ड है जो कि इस फैमिली को, क्योंकि जब ये योकाई वाला बच्चा जब नाच रहा होता है तो शायद उससे कोई साउंड क्रिएट होगी जिससे कि सर्पेंट लॉर्ड ने अपनी साइकिल वेव यहाँ छोड़ी होगी और इस साइकिल वेव को चलते हुए इस फैमिली ने कर लिया। और हम देखते हैं किटो फैमिली को जो कि अभी यहाँ पे आ चुकी है जो कि बोल रही होती है कि उस बच्चे का करना है। और इस टाइम की फैमिली क्या बोलती है कि हमें सर्पेंट लॉर्ड के बेट के लिए इस बच्चे और इस घर को साथ में दफनाना होगा। और एक किड फैमिली क्या उस बच्चे से बोल भी रही होती है कि पर ये गांव की रक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था और होता भी ऐसे है कि किड फैमिली क्या इस पूरे घर को उस बच्चे को साथ में दफनाए और वहीं जो उस बच्चे की स्पिरिट होती है वो उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है पर वो ऐसा कर नहीं पाती। बच्चा वाली स्पिरिट काफी गुस्से में होती है कि वो उस बच्चे को बचा नहीं पा रही होती है और उस बच्चे का भी इसी की तरह होने वाला होता है। इसी बातों को सोचते ही काफी ज्यादा गुस्से में जाता है। इसके अंदर इतनी ज्यादा नफरत आती है इंसानों को लेकर कि वो चाहता है कि वो इन सभी लोगों को मार डालेगा। और इस जिसमें कि मोमोस योकाई और जीजी को अलग करने की कोशिश कर रही होती है पर वो योकाई उससे अलग नहीं हो पा रहा होता है। हम ओकारुन को देखते हैं जो कि बीबी उस सर्पेंट लॉर्ड से लड़ रहा होता है और हम जीजी को देखते हैं जो कि मोमो से बोल रहा होता है कि ये बुरा आदमी नहीं है और ऐसा बोल के वो वहां से भागने लग जाता है उस योकाई के साथ और वो बिल्डिंग्स के नीचे की तरफ जा रहा होता है। मोमो भी उसका पीछा करती है जीजी का। मोमो भागते भागते ऐसी जगह पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे काफी पुराने घर आ चुके होते हैं और सारे वही घर है जहाँ की पुरानी फैमिली को रखा हुआ था। और इस टाइम तक जीजी भी एक बंद से कमरे में आ जाता है जो जिसका गेट जीजी उखाड़ के खोल देता है और उसमें चला जाता है। जाके वो देखता है उसी बच्चे को जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था और उसकी बॉडी अभी भी यहीं पर ही है। और जीजी उसे देख के बोलता है कि तुम इतने सालों से ही बंद थे, तुम मुझे बचा देते इतने सालों तक, वो मुझ पर नजर रखते हुए। और अभी भी टर्बोरेन उस पर काफी गुस्सा कर रहे होते जीजी पे कि तुम उस पर तरस मत खाओ। पर जीजी टर्बोरेन को बोलता है कि वो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, बेशक उसकी शक्ल देखने में काफी अलग है पर हम जैसा ही है। पर टर्बोरेन जीजी को बोलते है कि वो हमारे जैसा नहीं है, तुम इस पे भरोसा मत करो। और वही मोमो जो कि बोल देते 1 मिनट रुको, तुम दोनों शांत हो जाओ और बताओ ये सब चल क्या रहा है। और मैं देखता
देखते हैं सरमन लोड को, जो कि काफी जोर के इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ता है, जो कि जीजी और ओकर उनको बेहोश कर देते हैं एक सेकंड के लिए, और अपने मुंह से कुछ अजीब अजीब सी चिपी सी लिक्विड सी छोड़ रहा होता है, जो कि पूरे कमरे में आ जाती है। और मम्मू सोच रही होती है कि आखिर ओकारुन कहाँ चला गया। और वही हम देखते हैं ओकारुन जो कि किसी घर के छत पे पड़ा हुआ है काफी कमजोर हालत में। फिर मम्मू अपने पावर यूज करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो जीजी को अपने साथ पकड़ ले जाने की कोशिश कर देते हैं, हम जीजी को देखते हैं जो कि बेहोश हुआ पड़ा है। असल में अभी वो उस बच्चे की स्पीड से बात कर रहा होता है, जो जीजी से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नफरत से भरा हुआ था, मुझे डर लग रहा था कि मुझे लगा कि ये सब तुम्हारी गलती है, पर लेकिन तुम तो यहीं पर थे इतनी ज्यादा तकलीफ में। और वहीं उस बच्चे की ब्रूटस से बोलते हैं कि मुझे बस खेलना है हमारे साथ। वहीं फिर जीजी उसके साथ बैठ जाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं, चलो साथ में खेलते हैं, तुम क्या खेलना चाहते हो, हम एक जिंदगी से ज्यादा खेलेंगे, मैं तुम्हारे साथ उतना खेलूंगा जितना तुम खेलना चाहते हो। सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं शिवकाय को, जो कि अलग से ट्रांसफॉर्मर होता है। वही हम जीजू को देखते हैं जो कि काफी जोर से चिल्ला रहा होता है, और इतने जोर से चिल्ला रहा होता है कि मोमो वो डर जाती है। और वही हम टर्बो ग्रैंड को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ईवल पर भरोसा मत करो। और वहीं पर सरमन लोड भी इस कमरे में आ चुका होता है, और वो आते ही मोमो पे हमला करने वाला होता है। तब हम देखते हैं जीजी को जो कि उसे काफी जोर की टक्कर मार देख सकते हैं कि सरमन लोड बिल्कुल ही बिल्डिंग्स के बाहर निकल जाता है। हम देख पाते हैं ईवल आई और जीजी को जो कि अब साथ हो चुके हैं, जो कि आगे बोलते हैं आखिरकार मेरे शरीर में मेरा हो चुका है और अब मैं इसके साथ सारे इंसानों को मार डालूंगा। और इसी की और चैप्टर की स्टार्टिंग हम देखते हैं टर्बो ग्रैंड को, जो कि बोल रही होती है मोमो से कि तुम अपनी साइकिक पावर तैयार करो। पर तभी मोमो कुछ करने वाली होती है कि उसे काफी जोर की किक मारता है, जिससे कि वो दीवार में घुस जाती है। फ्री वाला टर्बो ग्रैंड से पूछता है कि क्या तुम योकाई हो, अगर हो तो फिर क्या इस इंसान ने तुम्हें गुलाम बना रखा है। टर्बो ग्रैंड का गुस्सा में बोलती है मुझसे अच्छे से बात करो वरना मैं तुम्हें चकना शुरू कर दूंगी। मोमो भी काफी दर्द में और जीजी से बोलती है कि तुम होश में आओ, और कहाँ चले गया पुराने वाला जीजी। पर ईवल ऐसे बोलता है कि तुम किससे बात कर रही हो, ये शरीर अब मेरा है, अब तुम्हें दिखाता हूँ कि असली नर्क किसे कहते हैं। और वही हम सरमन लोड को देखता है जो कि वापस से इलेक्ट्रिक शॉक मारने वाला होता है कि जीजी अपनी पावर यूज करके इलेक्ट्रिक शॉक को रोक लेता है। और मोमो ईवल की ऐसी पावर देख के काफी ज्यादा शॉक रखी होती है। ईवल बोलता है कि ये छुपी हुई नफरत कभी खत्म नहीं होगी, ये कर्स हाउस है। और ऐसा बोलते हैं ऊपर काफी सारे लोगों को देख सकते हैं जो कि इस घर में देवी बलियों के कारण आए हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनकी नफरत से पूरा घर बना हुआ है। और ईवल इन सभी नफरत को इकट्ठा करके एक बोल बना के एक किक मारता है, जो कि सीधा सरमन लोड के गले पे लगती है और उसका सर आधा कट जाता है। और ऐसे काफी सारे किक मार के सरमन लोड में काफी सारे छेद कर देता है, जिससे कि डरते हुए सरमन लोड वापस से जमीन में चला जाता है। मुंह बोलता है कि सीरियसली सब क्या हो रहा है, जीजू को होश क्यों नहीं आ रहा। टर्बो ग्रैंड से बोलती है कि क्या तुम समझने में काफी स्लो हो। टर्बो ग्रैंड बताती है असल में एक प्रोडिजी है। जीजी के बारे में बताते हैं कि इसके पास स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा मात्रा में है, और काफी रेयर चांस होता है कि किसी के पास इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर हो, और साथ साथ वो उसके पास एक एथलीट बॉडी भी है। और ये वाला काफी समय से अपना वेसल बनाने का सोच रहा था, और ये वाला की जगह मैं भी होती तो मैं भी जीजी को ही अपना वेसल बनाती। फिर मुंह बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, पर जीजी जब एलिमेंटरी स्कूल में था तब बिल्कुल वैसा नहीं था। टर्बो ग्रैंड बताते कि स्पिरिचुअल पावर सबकी अलग अलग होती है और स्पिरिचुअल पावर हर जगह ही है। और टर्बो ग्रैंड बताते हैं कि सबसे बुरा होने के लिए तैयार हो जाओ, और वो हमारी साइड नहीं है। और जीजी वही फुटबॉल मोमो के मारता है, पर मोमो उसे रोक लेती है अपनी पावर यूज करके। पर ईवल कभी नीचे से आके उसे एक पंच मारता है, जिससे कि मोमो फिर डोज कर लेती है। फिर उस बॉल को वापस से मोमो की तरफ मारने वाला होता है कि तभी पोकारुन आके उसे बचा लेता है। और इस होकर उनको जो कि फिसल के नीचे गिर चुका होता है, और वो गिरते ही मोमो को पकड़ के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। ये वाला ऐसे बोलता है कि तुम इंसानों की हेल्प क्यों कर रहे हो, जबकि तुम भी योकाई हो, तो तुम जितनी कोशिश कर रहे हो यहाँ से निकल के नहीं भाग पाओगे। पर वकरुण बोलता है कि लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और भागते भागते मोमो से बोलता है कि मोमो हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जरा एक बार वहाँ देखो। और हम देख पाते हैं कि जो सरमन लोड था उसने अपने आप पे कोई फूल सा छोड़ रखा है, जिससे कि कुछ निकल रहा होता है। वो पूछते हुए आखिर ये है क्या, जिससे कि वकरुण बताता है कि अर्थों में ये अपनी बिजली के झटके के लिए जाने जाते हैं, पर तो ये चीज जो ये फैला रहा है ये जहर की तरह है, जिसकी चपेट में अगर कोई आ भी गया तो वो कमजोर हो जाएगा। फिर मोमो और वकरुण आगे जाने लगते। फिर मोमो बोलती है हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता तो काफी ज्यादा ऊपर है। और मोमो वकरुण से पूछती है क्या उस अर्थों में कोई कमजोरी नहीं है, जिसकी और वकरुण बताता है कि हाँ एक कमजोरी है जो कि है सनलाइट। मोमो बोलती है अगर सनलाइट है तो हम उसने बड़े कीड़े को सनलाइट के सामने लाएंगे कैसे। फिर मोमो पूछती है कि हम जीजी को ऐसे छोड़ के जाने वाले हैं इसी हालत में। फिर वकरुण बोलता है अगर सिर्फ आप मिस ऐसे अगर आप यहाँ से बच के निकल गए तो कोई रास्ता बन सकता है। फिर मोमो उसे मना कर देती है वकरुण को कि नहीं मैं सिर्फ अकेले यहाँ से बच के नहीं निकलने वाली। वकरुण बोलता है कि भाई हम ये कर सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है, अगर मैं आपको ऊपर की तरफ पहुंचा सकता हूँ तो आप मुझे नीचे रस्ते की वजह से खींच सकती है। फिर मोम पूछती है कि लेकिन जीजी क्या होगा, वो तुम्हारी बात भी नहीं सुन रहा। वकरुण बोलता है कि मैं जीजी को संभाल लूंगा, इसलिए प्लीज आप यहाँ से पहले निकल जाइए और फिर हमारी मदद करने के लिए आना। और ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। और मोमो वकरुण का हाथ पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि मोमो को जो कि अब काफी मोटिवेट हो चुकी है और बोलती है कि मैं वादा करता हूं तुम्हें बचाऊंगी और जीजी का ध्यान रखना। वकरुण बोलता है कि हाँ मैं रखूंगा। मोमो एक फिर बैठ जाती है और वकरुण मोमो को
जोर से लॉन्च करता है कि मोमो सीधा जाके बाहर निकल जाते हैं अपनी पावर डिस्कस के यूज करके। तो मोमो पर पोस्ट जाते पर तभी हम देखते हैं ओकर जिसके सामने के जीजी आ चुका है और ईवल आई उससे बोलता है कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम सबसे पहले जो मेरे सामने मरोगे। फिर ओकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि मैंने पहले भी कहा था कि तुम भी यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे। और सीन से जब मोमो की तरफ शिफ्ट कर जो कि रस्सी ढूंढ रहे होते बस कुछ मिलता नहीं है, पर वो पर्दों का यूज करके रस्सी बनाने की कोशिश करती है और कर भी लेती है। पर जब वो रस्सी फेंकती है देख जो काफी छोटी बनती है जिससे कि ओकर उनकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही होती है। मोमो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और सोच नहीं पा रही होती है। फिर से एकदम से कुछ आइडिया आता है और वो सारे न्यूज़पेपर या फिर कोई भी ऐसे पेपर की होती है जो उसको इकट्ठा कर लेती है और उनमें आग लगाती है जिससे कि पूरे घर में आग लग जाती है। आग लगने के बाद मोमो जोर से चिल्लाती है यहाँ पे आग लग गई है और जोर जोर से लोगों को बुलाने लगती है और लोग आते भी है। और इसी और हम देखते हैं कि जगह पे जहाँ की एकदम से ताई मरना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ओकारुन के पीछे अभी भी ईवल आई लगा होता है और वो अपनी बोल का इस्तेमाल करके काफी सारा अटैक कर होता है ओकारुन पर। ओकारुन अटैक से बचता हुआ ईवल आई उसे पंच करने की ट्राई करता है पर वो ओकारुन सही टाइम पे उसे डोज कर लेता है। फिर ओकारुन भी उस पर अटैक करने वाला होता है कि जो ईवल आई की बोल होती है वो रिफ्लेक्ट होकर ओकारुन के एकदम मुंह पे लगते है जिससे कि ओकारुन नीचे गिर जाता है। फिर चीज का फायदा उठाते हुए ईवल आई उस पर पंच मारने की ट्राई करता है पर ओकारुन सही टाइम पे उसे डोज कर लेता है। फिर ईवल आई बोलता है उससे कि जिस तरह तुम यहाँ से इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत ही परेशान करने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपनी पावर और गेम को सीरियस लेना काफी पसंद है और अपने पूरी शरीर की पावर यूज करने का भी। पर लेकिन ईवल आई नोटिस करता है कि उसके नाक से खून आ रहा है। उसे समझ में आता है कि उस कीड़े का जहर उसके शरीर पे काम कर रहा है। फिर ईवल आई उस पर अपनी बोल से ओकारुन पे हमला करता है और ओकारुन को साइड में कर देता है और उसे एकदम से अपनी पावर यूज करके बंद कर लेता है जिससे कि उसने पहले एक बार उस सरपेंट लॉर्ड की इलेक्ट्रिक वाला अटैक को रोका था। अब इन दोनों क्लोज कॉम्बैट वाली फाइट होने वाली है जहाँ की ईवल आई उस पर पंच मारता है और साथ साथ एक कोने भी और ऐसे काफी सारे अटैक ओकारुन पे करता है और ओकारुन की काफी ज्यादा हालत खराब रहती है। मारते मारते उससे बोलता है कि कितना ताजा महसूस हो रहा है मुझे और अब मैं तुम्हारे बाद उस लड़की की काफी बुरी हालत कर दूंगा। पर ऐसा बोलते ही देखते हैं कि ईवल आई जिसके मुख पे ओकारुन गिराता है और ओकारुन बोलता है कि अब बंद करो अपनी बकवास और बोलता है कि तुमने 3 बड़ी गलती कर दी जिसे कि तुम्हें बोल के भी नहीं करना चाहिए था। पहले कि तुम्हें मोमो को चोट लाने की कोशिश करी, दूसरी की तुमने बेइज्जती करी जीजे की जिसकी कीमत मैं माफ नहीं करूंगा। पर ये सब सुन के ईवल आई उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, एक पंच लॉन्च करता है पर ओकारुन नीचे झुक जाता है और एकदम से ईवल आई के ठोडी पे दो अपने हाथ जोड़ के एक काफी जोरदार मुक्का सा मारता है और ओकारुन ने सोच लिया कि अब ईवल आई पे कोई रहम नहीं करेगा। और ऐसे करते करते वो काफी सारे पंचेस ईवल आई की ठोडी पे मारता है, टोटल 20 मारता है और ईवल आई को बेहोश कर देता है। और ओकारुन बताता है कि तुम्हारी तीसरी गलती ये थी कि तुम्हें कभी भी मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। और जब ये दोनों देखता है जो कि अब बेहोश हो चुके हैं और इसी के इसमें कि ओकारुन लेटते लेटते बोलता है उससे कि अब मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, मुझे किसी ऊंची जगह पर जाना पड़ेगा ताकि मोमो मुझे यहाँ से निकाल पाए। वो साथ साथ जीजी को उठा के ले जा रहा होता है जो कि बेहोश होता है। हम देख ही पा रहे थे नीचे से कोई उसे आवाज भी दे रहा होता है और हम सीन शिफ्ट देखते हैं टबू रानी की जो कि वही नीचे फंसी होती है। वो काफी डिप्रेस हो चुकी है, वो यहाँ से निकल नहीं पा रही होती है। पर सही टाइम पे उसे ओकारुन मिल जाता है जो कि उसी बचाने आया था। वैसे आया तो ओकारुन टबू रानी को बचाने था पर वो खुद ही फंस गया। फिर टबू रानी पे काफी ज्यादा गुस्सा रहती है और बोलती है कि तुम कर क्या रहे बेवकूफ, जल्दी से मेरी पावर यूज करो, मुझे यहाँ से निकालो। पर ओकारुन से साफ मना कर देता है, बोलता है कि मैं 2 बार अपनी पावर यूज कर चुका हूँ, इससे ज्यादा अपनी पावर यूज नहीं कर सकता। फिर दोनों ही फंसे रह जाते हैं और अब हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ की जो मोमो ने आग लगाई थी घर में तो उसको बजाने के लिए फायर विकेट वाले आए हुए हैं और 2 पुलिस वाले मोमो से बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि क्या ये आग तुमने लगाई है, जिससे कि मोमो हाँ बोल देती है और बोलती है कि हाँ ये आग मैंने लगाई है। और यहाँ पे जो कीटो फैमिली है वो लोगों को मार भी रही है। फिर उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है कि इन जो फैमिली यहाँ रहती है क्या तुम्हारी उससे कोई लड़ाई हुई है। और आपको बता दूं जो जी फैमिली जीजी की फैमिली का नाम है। मोमो बोलती है 1 सेकंड रुको, बात तो कहाँ ले जा रहे हो। पुलिस वाला बोलता है फिर आगे की बात हम पुलिस स्टेशन में बात करेंगे, अभी के लिए तुम गाड़ी में बैठ जाओ। मोमो को देखते हैं कि जो सूरज होता है जो कि डूब रहा होता है। फिर मोमो पुलिस वालों को बोल रहे होते हैं कि जल्दी से फायरमैन को बोल लो कि वो और पानी डाले जमीन पर। पुलिस वालों को लग रहा होता है कि मोमो पागल हो चुकी है पर तभी हम देखते हैं कि जमीन हिलने लगते हैं, सारे लोग डर जाते हैं। मोमो को पता होता है कि आखिर चल क्या रहा है और हम देखते हैं कि आग में से बड़ी सी बाहर निकलती है जो कि होता है सरपेंट लॉर्ड। वो आती तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है और सारे लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। मोमो बताती है कि इसमें थोड़ी सनलाइट है, हम इसको खुद से बाहर तो निकाल नहीं सकता पर हमें से मजबूर करना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए। और हम देखते हैं मोमो और जीजी के पास जिसमें कि एक मरे हुए उसको अर्थवर्म को देख रही होते हैं और जीजू से बताते हैं कि जो अर्थवर्म होता है अपनी सांस लेने के लिए वो मिट्टी में अपनी स्किन का यूज करते हैं। पर वहीं जब बारिश का टाइम आता है तो ये लोग बाहर निकल जाते हैं सांस लेने के लिए और जब गर्मियों के टाइम ज्यादा गर्मी पड़ जाती है तो ये सूख के मर जाते हैं और इसीलिए इसे हम वर्म सुसाइड कहते हैं। और फिर जैसे वो जलने लगता है तो वो एक घर के पीछे खड़ा रहता है पर मोमो ऐसा होने नहीं देती है, वो फायर ट्रक को उठा के सीधा उस घर में मारती है और इसी के साथ पेट लोड का खेल यहीं खत्म करती है।
देखते हैं, जहाँ की मोमो चेक करने जाती है कि अब इसकी हालत कैसी है, क्या ये जिंदा है कि मर गया। वो जब चेक करती है तो बड़ा हिलता है, जिससे मोमो डर के मारे भागने लग जाती है। वो देखते हैं कि सेमेंट लोड ने जितने भी कीड़े हमले के खाया था वो सारे वो बाहर निकाल देता है, जो कि अभी भी जिंदा थे, जिससे देख के मोमो भी सो जाती है। कीड़े हमले की ऐड बाहर निकलती है, बोलती है कि तुमने देखो क्या कर दिया। मोमो बोलती है कि वहाँ देखो अब उस बम का क्या हाल हो गया है। कीड़े हमले की ऐड बोलती है कि मैं ग्रेट सर्वेंट को मारने की बात कर रही हूँ, पर मोमो कहती है कि देखो भी उसे भी तुम्हें वो खा ही गया था, तो तुम अभी भी उसकी फिक्र कर रही हो। और वहीं देखते हैं मोमो यहाँ से जाने लगती है और बोलते है कि मुझे भी जरूरी काम है, मुझे भी दूसरे लोगों को भी बचाना है। पर वहाँ से जाहिर होती है कि देखते हैं कि वहाँ पे एकदम से काफी जोर से कम आना स्टार्ट हो जाता है। तो कीटो फैमिली कैट बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही सबकी जिम्मेदार हो। तभी हम देखते हैं वल्कन जो कि 2 साल से फटा नहीं था पर आज वो फट रहा है, और मोमो और बाकी सारे लोग सो को रखे कि आखिर हुआ कैसे। कीटो फैमिली कैट बोलती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ग्रेट सर्वेंट लॉर्ड को मार दिया, उसी की वजह से यहाँ पर कोई वल्कन नहीं फटा था, पर अब उसके ना होने से यहाँ पे वल्कन फटना स्टार्ट हो चुका है। और हम देखते हैं कि सिटी खाल जहाँ की अनाउंसमेंट चल रही है कि सिटी को खाली किए जाए, पर सारे लोग ऐसे ही करते हैं, सारे लोग यहाँ से जाना स्टार्ट कर चुके हैं। और कीटो फैमिली कैट बोलती है वो हुई हुई भविष्यवाणी अब सच हो रही है कि आसमान में उड़ता हुआ ड्रैगन एक रेनबो बनाएगा और पहाड़ का गुस्सा गाँव वालों को निकल जाएगा। मोमो को भी लग रहा होता है उसे क्या करना चाहिए, पर तभी मोमो देखती है फायर ब्रिगेड की गाड़ी को, उसे कुछ आइडिया आता है और मोमो ग्रेट सर्पेंट लॉर्ड की बॉडी को उठा लेती है और उससे दूर फेंकती है। कीटो फैमिली की हेड को लगता है ये हमसे लड़ाई करने वाली, इसलिए वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है, पर मोमो ऐसा नहीं करती, पर मोमो भागना स्टार्ट कर देती है। उस सर्पेंट लॉर्ड की बॉडी को उठा के ले जा रही होती है और हम देख पाते हैं कि वो और उसके पीछे अभी भी कीटो फैमिली आ रही होती है। और हम देखते हैं कि वही पूल जहाँ मोमो पहले नहाने आई थी वहीं पर मोमो सर्पेंट लॉर्ड की बॉडी को लेके वहाँ लगा देती है और वापस से भाग के ग्रेट सर्पेंट लॉर्ड की बॉडी के हेड को पकड़ लेती है, उसे एक पाइपलाइन की तरह यूज करके आग को बुझा रही होती है। चैप्टर 46 जहाँ की मोमो अभी भी सर्पेंट लॉर्ड की बॉडी का यूज करके आग को जा रही होती है, और ऐसा हो भी पा रहा होता है क्योंकि जो सर्पेंट लॉर्ड का जो लिक्विड होता है पानी से मिक्स होके वो आग को पूरी तरह बुझा रहा होता है। हम तभी देखते हैं मोमो के पीछे एकदम से एक अटैक होता है जो कि करा होता है कीटो फैमिली की हेड ने। और कीटो फैमिली की हेड बोलती है कि तुम और अब सर्पेंट लॉर्ड का मजाक नहीं उड़ाने दूंगी, और मोमो बोलती है कि पर मैं तो बस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। कीटो हमले की हेड बोलती है कि तू कौन होती है इसे बचाने वाली, इसे बचाने वाले हम हैं, बस तुम्हारी बलि देनी है ताकि जो वुल्कन गुस्सा वो शांत हो जाए। कीटो हमले के मेंबर सारे मोमो पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, पर तभी देखते हैं उस पिस्टल बंदे को जो कि लड़ाई में कूद चुका होता है, जो कि आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मास्टर की पोती हो। मोमो बोलते और तुम तो वही हो ना जो कि यूट्यूब पे बनना चाहते थे। तो प्रिस्ट बताते कि हाँ, फिर प्रिस्ट बोलते कि मुझे एक हफ्ते पहले मेरे मास्टर बुलाया था जो कि मुझे बता रहा था कि इसके यहाँ पे 3 बच्चे हैं जिन पर कि मुझे नजर रखनी है। ऐसा हुआ भी था कि जब मोमोज के टेम्पल में गई थी तो उसे लगा होगा कि माने तो यहाँ पर 3 थे पर ये अकेला यानी वो ये नहीं है, इसलिए इसने उसको कुछ नहीं कहा। और अब प्रिस्ट भी इनसे लड़ने के लिए तैयार है, तो वहीं इनसे लड़ने पर लग जाता है और वो लड़ते लड़ते बोलता है कि मोमो तुम जाओ, मैंने संभाल लूंगा, तुम जाके आग बुझाओ। मोमो करती भी ऐसी है, वो आग बुझाना स्टार्ट करती है, पर देखती है कि थोड़ी देर बाद एकदम से उस पर जो सर्पेंट लॉर्ड उस पर अटैक होता है, जो कि गया होता है जीजी ने, जो कि अभी लाइक के कब्जे में है, तो उनसे भी अटैक कर रहा होता है। तभी को आने के बाद वो कीटो हमले की हेड पे एक मारने का ट्राई करता है, पर कीटो हमले की हेड पे चढ़ जाती है, पर उसका एक हाथ जो किसी दांत होता है वो टूट जाता है। तो एक दूसरी की भी मारने की ट्राई करता है, पर सही टाइम पे मोमो बचा लेती है और फिर ईवल आया उसकी तरफ अटैक करने जा ही रहा होता है कि तब देखता है प्रीस्ट उसके एक किक मारता है, उसे नीचे गिरा देता है। तो तभी जो ईवल आता है वापस घूम के प्रीस्ट की एक लात मारता है, दूसरी लात मारने का ट्राई करता है, पर मोमो से फिर बचा लेती है। और इस टाइम तक ईवल काफी ज्यादा गुस्से में जाती है। मोमो ईवल को बोलती है कि तुम किसी को मार दोगे, अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा दोस्त एक हत्यारा बन जाएगा। मोमो पूछती है कि आखिर ओकर कहाँ पे है, तुमने उसके साथ क्या किया। वही ईवल सिर्फ एक ही बात बोल रहा होता है कि मैं बस बात करना चाहता हूँ, मैं बस बात करना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है। भैया प्रीस्ट बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगता हम सर आ ही पाएंगे, तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं उसे जीत भी नहीं सकता। मिटा बोलनी बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ही वो जिसने इस मुसीबत को यहाँ पे लाई हो। वहीं पर ईवल आए इन तीनों की तरफ आ रहा होता है और ये भी अब लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं एक साथ। उसी जहाँ की ईवल आए इन तीनों से लड़ने आ रहा होता है, तो मोमो उन सब बोलते हैं कि नीचे झुक जाओ, और वो ऐसे ही करते हैं। जैसे वो झुकते हैं उनके ऊपर से ईवल की बॉल गुजरती है। बॉल गुजरने के बाद देखते कि मोमो की उसके ऊपर ईवल अपनी किक मार रहा होता है, पर सही टाइम पे प्रीस्ट उसे लात मारता है, जिससे कि वो दोनों अटैक से बच जाते हैं। और वहीं टर्फ वो ग्रैनी अपनी टेक्निक्स का यूज करके ईवल की तरफ एक पंच मारते हैं, जो कि उसे लगता भी है। जो ईवल आता है उसकी तरफ एक वापस किक मारता है, पर उसे सही टाइम पर मोमो बचा लेती है। प्रीस्ट अपनी किक की मदद से ईवल को गिरा देता है और मोमो ईवल को पकड़ देती है। और वो जैसे ही नीचे से गिरता है कि तभी देखते हैं कि ईवल अपनी बॉल का यूज करके मोमो की पावर को काट दिया, जिससे कि
वापस से आजाद हो जाता है और इसको दूर फेंक देता है और भागता भागता सीधा मोमो की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपने पावर यूज तो करती है पर वो कर नहीं पाती है और इवन उसे एक पंच मारने वाला होता है कि हम देखते हैं कि उसकी तरफ एक अब जोरदार पंच हुआ था जो किया होता है मेंटिस ने। मोमो भी शौक होती है कि आखिर ये यहाँ पे आया गया, पर मेंटिस बताते हैं तो काफी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। वही मोमो के ऊपर देखते हैं स्पेसशिप में से कि कुछ लोग आ रहे होते हैं और ये और कोई नहीं मोमो की दादी माँ होती है जो कि लड़ाई में कूद जाते हैं। उसके साथ वही साइंस प्रोजेक्ट होता है वो डमी वाला और मोमो के दादी और कप्पा साथ में मिलके इवोलाई की तरफ भाग रहे होते हैं। वहीं पर कप्पा को इवोलाई के बोल काफी जोर के लगते हैं तो वो जाके गिर जाते हैं। फाइनली देख पाते हैं इवोलाई और दादी की फाइट जहाँ की दादी सही में इस इवोलाई की तरफ भारी पड़े हुए थे अपने बैट की वजह से। हम दूर से देखते हैं तारो को जो कि भागता आ रहा होता है और भागते भागते फिर इवोलाई की तरफ आ रहा था पर इवोलाई उसे एक पंच मारता है जिससे कि वो पूरे टुकड़ों में बिखर जाता है। और हम देखते हैं कि तारो जो होता है अपने सारे पीसेस जो होते हैं वो सारे वो इवोलाई के ऊपर चिपका देता है। जिन तारो की बॉडी में जो पीस लगे होता है उन पे एक तालिस्मान सा चिपका होता है जिससे हम देख पाते हैं कि इवोलाई की पूरी बॉडी पर तारो की पार्ट चिपके पड़े हैं और हम देख पाते हैं कि अभी इवोलाई कंट्रोल में भी है। तो वहीं दादी माँ बोलती है टारगेट पकड़ा गया, चलो अब यहाँ से हम निकलते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में स्पेसशिप देखते हैं जिससे कि मेंडस शिप का बच्चा चला रहा होता है और वो सरपेंट लॉर्ड की बॉडी का यूज करके आग बुझा रहे होते हैं। और वहीं दादी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है मांजिरो पे क्योंकि उसकी वजह से इतना सब कुछ बुरा हो पाया। अगर वो पहले टाइम पे आ जाता था तो इतना सब कुछ नहीं हो पाता। और वहीं मोमो भाग के ओकरुन के पास जा रही होती है क्योंकि उसने ओकरुन से वादा किया होता है कि वो उसे बचाएगी और साथ में मोमो के साथ मेंटरशिप भी है। फिर जब मोमो भागते भागते वापस जीजी घर पहुंचती तो वो देख पाती है बड़ा सा होल जिसमें कि काफी सारा मैग्मा भरा हुआ है। पर मोमो को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ओकरुन की मदद करने के लिए जा रही होती है कि मेंटरशिप उसे रोक रहा होता है क्योंकि उससे उसकी जान को भी खतरा है। पर मोमो को उससे फर्क नहीं पड़ता। ओकरुन को बचाने जा रही होती है कि तभी मेंटरशिप का बच्चा आके उसे रोक लेता है और बोलता है कि वो स्पेसशिप का यूज करके ओकरुन को बाहर निकाल लेगा। और जब वो ऐसा करता है तो ओकरुन निकल जाता है बोल जिस चीज में और जिसके अंदर चेक करने पे ओकरुन और टर्बोगर्नी सही सलामत होते हैं। ओकरुन बताता है कि उसने सरपेंट लॉर्ड के लिक्विड का इस्तेमाल करके उसने मैग्मा को रोक लिया था इसलिए दोनों बच पाए। वही मोमो काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी ओकरुन की क्योंकि वो काफी देर से उसके अंदर ही था। मोमो को इतनी ज्यादा टेंशन थी कि वो ओकरुन को देखते ही गले लगा लेती है और ये सीन देखने वाला था क्योंकि उस टाइम ओकरुन का फेस देखने लायक था। जहाँ की दादी ओकरुन और मोमो मिलके इवोलाई का एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं पर एक्सोर्सिज्म के बाद भी कुछ नहीं हो पाता और इवोलाई अभी भी जीजी की बॉडी में कब्जा करके बैठा पड़ा है। वहीं अब मोमो घर देखते हैं जहाँ के सभी लोग हैं जिसमें कि मोमो, दादी, ओकरुन, टर्बोग्रानी, आयरा, तारो, हैना और मेंटरशिप और उसका बच्चा भी और साथ में मांजिरो भी है जिससे कि आप पिछले चैप्टर्स जानते हुए हैं। जहाँ मोमो आयरा से लड़ रही होती है और ओकरुन टर्बोग्रानी से। वहीं दादी और मांजिरो बात कर रहे होते हैं कि आगे इवोलाई के क्या करना है और वहीं मेंटरशिप अपने बच्चे को दूध पिला रहा होता है। फिर आयरा मेंटरशिप से बोलती है कि वापस क्यों आ गया जबकि वो तो प्लेनेट छोड़ के जा चुका था। मेंटरशिप बता प्लेनेट छोड़ के जा ही रहा था बट जो उसका पूरा प्लेनेट है वो पानी से भरा पड़ा है जिसकी वजह से जो उसे गाय मिली वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा दूध निकालने के लिए। अगर उसने अपने बेटे को दूध नहीं पिलाया तो काफी उसकी जान को खतरा भी हो सकता है इसलिए मेंटरशिप सोच रहा है कि वो भी इसी प्लेनेट पर रहेगा। वहीं दादी और मांजिरो जीजी से एक्सोर्सिज्म प्लान कर रहे होते हैं जिसमें कि जिसका नाम की है हयाशी पर इसकी 100% श्योरिटी नहीं है कि उससे जीजी ठीक हो पाएगा बल्कि इवोलाई का असर उस पर हमेशा रहेगा। पर तभी तारो नीचे गिर जाता है। तारो होता है उसके अंदर से जीजी की आवाज आ रही है और जब वो चेक करते हैं वो देखते हैं कि तारो के अंदर रियलिटी में जीजी का फीस है। तो ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर जीजी वापस ठीक हो गया। और वही दादी मोमो से वही गर्म पानी और ठंडा पानी मंगवाती है। ठंडा पानी जैसे जीजी पर पड़ता है एकदम से जीजी इवोलाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर जैसे दादी जीजी पर वापस से गर्म पानी डालती है तो इवोलाई से वापस से ट्रांसफॉर्म होकर नॉर्मल बन जाता है। इससे सभी को पता चल जाता है कि अगर ठंडा और गर्म चीजों से इवोलाई को कंट्रोल किया जा सकता है तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम दादी को देख पाते हैं जो कि ओकरुन, मोमो और जीजी से माफी मांग रही होती है क्योंकि उसी की वजह से इन तीनों को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। पर जीजी ने समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी इस चीज में कोई गलती भी नहीं है। और तभी टर्बोग्रानी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इवोलाई को ऐसे कंट्रोल करके रख पाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इवोलाई माउंटेन योका है, उसकी पावर काफी ज्यादा है। अगर कोई नॉर्मल इंसान इवोलाई के कॉन्टेक्ट में आता तो अब तक वो बच भी नहीं पाता। बट जीजी का केस अलग है क्योंकि उसकी स्पेशल पावर काफी ज्यादा है इसलिए इवोलाई ने उसे चुना है। और जैसे जैसे टाइम बीतता
तरह का इवल आई की पावर और भी ज्यादा पावरफुल होती रहेगी और फिर उसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर दादी बोलती कि अभी के लिए हम जीजी को सिटी के अंदर ही रखेंगे जब तक उसका एक्सप्लोरेशन ना हो, और सभी को गर्म पानी रखने के लिए भी बोलती है ताकि अगर जीजी ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उसे गर्म पानी डाल के वापस नॉर्मल किया जाए। और इन सब चीज के बाद सभी लोग अपने घर जा रहे होते हैं। मैंटिस शिप अभी पास के एक डेयरी फार्म में रहने जा रहा होता है जो कि दादी ने अरेंज कराया होता है। और हाँ, मैंटिस शिप का असली नाम पेनी वेनी है और अब से मैं उसे पेनी ही बुलाऊंगा। और अभी ये सब कहीं जा रहे होते हैं, मंजिरो, दादी, मोमो, जीजी और ओकारून वैन में असल में कहीं जा रहे होते हैं जो कि होता है जीजी के पेरेंट्स से मिलने जा रहे होते हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में ही होते हैं। वहीं वैन में ओकारून और मोमो काफी ज्यादा एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं, बट जीजी ने बीच में डिस्टर्ब कर देता है जिसकी वजह से ये रोमांटिक मूवमेंट खराब हो जाता है। जीजी वैन में मोमो को ऐसे दिखा रहा होता है कि वो काफी ज्यादा कोल्ड पर्सनैलिटी का है, बट जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो अपने पेरेंट्स को देख के अपने सामने काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और ये सब चीजें मोमो और ओकारून भी देख रहे होते हैं। और वहीं हॉस्पिटल की टीवी में हम देख पाते हैं वोल्केनो की वही न्यूज चल रही है जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखी थी। और साथ साथ न्यूज चैनल पे ये भी आ रहा होता है कि कीटो फैमिली को अरेस्ट कर लिया है। और न्यूज में ये भी दिखा रहे होते हैं कि जो कीटो फैमिली की हेड होती है वो मिसिंग है, जिसका असली नाम नाके कीटो है और सारी पुलिस फोर्स उसे ढूंढ भी रही है। और नेक्स्ट पैनल में हम कीटो फैमिली की हेड को देख पा रहे थे जो कि जंगल में अभी पुलिस सब बच रही होती है और वो एकदम से स्किन उतार देती है और हम जान पाते हैं कि असल में कीटो फैमिली की जो हेड थी यहाँ की यानी कि नाके कीटो वो असल में एलियन है और जो उसकी प्रजाति है वो है सबटेरियंस। और इसी साथ इसी चैप्टर नहीं खत्म होता है, अब मिलता है आपको नेक्स्ट चैप्टर में।